होली का त्योहार 2 दिन बाद था, लेकिन 2 दिन पहले से ही काशीपुर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में होली की तैयारी कर रहे थे। इस गांव में एक गरीब आदमी रघु अपनी पत्नी कुंती और अपनी 10 साल की बेटी सोनाली के साथ रहता था। रघु अपने गांव के एक जमींदार के यहाँ काम किया करता था और उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से वह अपने घर का गुजारा करता था। बाबूजी, 2 दिन बाद होली है, तो इस बार होली में मैं भी रंग और गुलाल खेलूंगी और खूब मिठाइयाँ खाऊंगी। पिछली होली में मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि आपने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस बार मैं होली जरूर खेलूंगी। बेटी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें पिछली बार होली खेलने से इसलिए मना किया था क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे और इस बार भी मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। लेकिन कि नहीं, चिंता मत करो, मैं इस बार खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठा करूंगा। अगली बार तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा जिनसे तुम धूमधाम से होली का त्योहार मना सकोगी। पिताजी, आप हर बार यही कहते हो कि अगली बार यह कर लेना, अगली बार वह कर लेना, लेकिन समय पर आप कुछ भी नहीं करने देते हो। पिताजी का यह त्योहार हम गरीबों के लिए नहीं होते हैं। इन त्योहारों को सिर्फ अमीर लोग ही मना सकते हैं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी त्योहार होते हैं वह सभी लोगों के लिए होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। त्योहार अपनी जगह पर दोनों के लिए समान होता है, लेकिन हम लोग इसे इसलिए नहीं मना पा रहे हैं कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है। पता नहीं भगवान हम लोगों की क्या परीक्षा ले रहे हैं। रघु की बेटी बार बार रघु पर सवाल उठा रही थी, लेकिन रघु के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वह फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है और फिर कुछ सोचता है। फिर अपनी बेटी से कहता है, अच्छा बेटी, तुम इतनी उदास मत हो। मैं आज ही मालिक से पैसों की बात करता हूँ। अगर मलिक में पैसे दे दिए तो मैं तुम्हारे लिए पिचकारी और रंग जरूर लेकर आऊंगा। रघु की ऐसी बात सुनकर सोनाली खुश हो जाती है। अब उसको आस थी कि उसके पिताजी उसके लिए रंग और पिचकारी जरूर लाएंगे। रघु जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। नमस्ते जमींदार साहब, कल मैंने आपके 3 बीघा वाले खेत की खुदाई कर दी थी और अब आज कौन से खेत की खुदाई करनी है? आज तुम्हें 6 बीघा वाले जमीन की खुदाई करनी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस खेत की खुदाई कर देना। ठीक है जमींदार साहब, मैं जा रहा हूं काम करने के लिए। अब तो शाम होने वाली है, तो अब घर जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जमींदार साहब के पास जाता हूँ और उनसे पैसों की बात करता हूँ। शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दे। रघु जमींदार के पास जाता है और उससे पैसों की मांग करता है। जमींदार साहब, मैं आपके खेत का बहुत काम कर दिया है, लेकिन अब आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि मेरी बेटी में मुझे रंग, गुलाल और पिचकारी की मांग की है। इसीलिए मैं उसके लिए यह सभी चीज ले जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे रघु, तुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई मुझसे पैसे मांगने में? अरे अभी तो तुझे 1 सप्ताह पहले पैसे दिए थे, लेकिन फिर से तू मुंह उठाए चला आया है। कुछ तो लाज शर्म कर लिया कर। अरे मालिक, इसमें लाज शर्म की क्या बात है? मैं आपसे अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, न कि फ्री का पैसा मांग रहा हूँ। और मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, मजबूरन मांगना पड़ रहा है क्योंकि होली आ रही है, और अगर मैं घर को खाली हाथ लौट गया तो मेरी प्यारी सी बच्ची उदास हो जाएगी। देख, तेरी बच्ची उदास रहे या खुश रहे, इससे मुझे क्या लेना देना। तेरा घर है, तू खुद जान कि तू कैसे चलाएगा। तेरी बच्ची है तो तू खुद समझ के तो उसको कैसे खुश रख पाएगा। दोनों की आपस में बहस हो रही थी। तभी पास में खड़ी जमींदार की पत्नी रघु पर चिल्लाती हुई रहती है, अरे रघु, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि तू किस तरह अपने मालिक से बात कर रहा है? अरे जी, मैं तो कहती हूँ कि इस रघु को कम पर से निकाल दो, क्योंकि इसके जैसे बहुत आते हैं। रघु, अब तो जा यहाँ से।
और अब यहाँ काम पर भी मत आना, क्योंकि मुझे तेरे जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू नौकर होकर मुझसे ही बहस करता है, और अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनाई। तू यहां से चला जा बस। और अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनाई। तू यहां से चला जा बस। रघु बेचारा दोनों के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। रघु बेचारा बड़े उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटता है। पिताजी, पिताजी, आज आप फिर से मेरे लिए रंग और पिचकारी नहीं लाए हो पिताजी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रघु को रोना आ जाता है, लेकिन बेचारा अपने आंसुओं को छुपाकर अपनी बेटी से कहता है, बेटी मैं क्या करूं? मैंने आज मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और उल्टा मुझे काम से ही निकाल दिया है। अब बेटी तुम ही बताओ कि मैं तो उन्हीं के भरोसे था और उन्होंने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया और मुझे काम से निकाल दिया। तुम्हें तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी कहां से लाता? बेटी मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसा बाप होकर अपनी बेटी की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। रघु को ऐसा उदास और शर्मिंदा देखकर कुंती सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी काम करके आए हैं तो थक गए हैं। तुम जाओ खेलने के लिए, जब तक वह आराम कर ले। अरे जी, आप इतना उदास क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, जमींदार साहब ने आपको कम से निकाल। अरे आप तो बहुत मेहनती हो, तो आपको कोई ना कोई काम दे ही देगा। कुंती पता नहीं कि मुझे कहीं काम मिलेगा भी या नहीं। अरे मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन लोगों को नहीं लगता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और 2 दिन बाद होली है, तो तुम ही बताओ कि इस बार क्या हमारे घर में त्योहार वाला चूल्हा जल पाएगा या नहीं? अरे मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह हमारी मदद जरूर करेंगे और इस बार हमारा होली का त्योहार अच्छे से जाएगा। अच्छा, आपने पूरा दिन काम किया है तो आप बहुत थके हुए हो, इसलिए आप यही चारपाई पर लेटकर आराम कर लो। तब तक मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ और फिर सोनाली भी खेलकर आ जाएगी। रघु चारपाई पर लेट जाता है और कुंती वहीं पास में बैठ जाती है। रघु को लेटे हुए अभी कुछ देर ही हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आती है और रघु से कहती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और अगर तुम्हारे घर में कुछ खाना रखा हो तो मुझे दे दो, जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। रघु के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी दोनों आपस में बातें करते हैं। अरे सोनाली के पापा, हमारे घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ एक थाली में थोड़ा सा खाना रखा है, वह आपके लिए है। अब बताओ इन दादी को हम लोग कैसे खाना खिला पाएंगे? देखो कुंती, वह खाना मेरे लिए रखा है, लेकिन वही खाना इन दादी को दे दो ताकि यह खाकर अपनी भूख मिटा लें, क्योंकि इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और मैंने तो सुबह ही खाना खाया था। और अगर कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ वापस लौटेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम जाओ और खाना ले आओ। दादी आप यही रुको, मैं अभी खाना ले आती हूँ। कुंती चारपाई पर खाना रख देती है। उस खाने को देखकर दादी उसे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाना दिया। बेटा तुम्हारे इस गांव में मैं न जाने कितने बड़े बड़े अमीर जमींदारों के यहाँ जाकर खाना मंगा, लेकिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग बहुत उदास लग रहे हो। आखिर कोई गंभीर बात है क्या? दादी दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करता था और होली का त्योहार 2 दिन बाद है, तो मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे ताकि मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी ले आ सकूं। लेकिन जमींदार ने मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा मुझे कम से ही निकाल दिया है और अब मेरे घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे बेटा, तुम्हें मालूम है कि 2 दिन बाद होली का त्योहार है, तो तुम अपना व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देते? देखो तुम अपने गांव में रंग गुलाल और पिचकारी बेचने लगो तो तुम्हारी बिक्री अच्छी खासी होगी और तुम्हारे पास बहुत पैसा भी हो जाएगा। दादी माना कि मैं व्यापार करने लगूंगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए और मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो मैं व्यापार कहां से शुरू कर पाऊंगा?
अरे बेटा, तू अपने गांव के किसी बड़े साहूकार के पास जा और उससे कुछ पैसे उधार ले ले और उन्हें पैसों से तू अपना व्यापार शुरू कर देना। फिर कुछ ही दिनों में तू उसके पैसे वापस लौटा देना, बस। नहीं दादी, यह तो बहुत जोखिम भरा रास्ता है और अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो मैं साहूकार के पैसे कैसे वापस कर पाऊंगा? नहीं नहीं दादी, इसमें बहुत रिस्क है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे पागल, चाहे जो भी काम हो, उसे काम में रिस्क होता ही है और अगर कोई उसे रिस्क को उठा लेता है तो वह अपने काम में कामयाब हो जाता है। और देख, अगर तूने व्यापार नहीं शुरू किया तो भी रिस्क ही है ना, क्योंकि तेरे पास पैसे तो होंगे नहीं, तो तू अपना घर कैसे चल पाएगा? बेटा, एक बार सोच। रघु कुछ देर सोचता है तो उसे दादी द्वारा बताया गया रास्ता अच्छा लगता है। तभी वह दादी से कहता है, दादी, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो मैं इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी नहीं बल्कि कल जाऊंगा साहूकार के पास और फिर उन्हें पैसों से मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही रघु साहूकार के घर को जाने लगता है। साहूकार जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं अपना व्यापार करना चाहता हूँ और कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तुम तो एक गरीब मजदूर हो, तो तुम व्यापार कैसे कर सकते हो? अरे तुम्हें तो लोगों के खेतों में काम करना ही शोभा देता है, ना कि व्यापार करना। अच्छा, तुम बताओ कि आखिर व्यापार करना क्या चाहते हो? साहूकार जी, मैं अपना व्यापार करना चाहता हूँ। व्यापार में मैं रंग गुलाल और पिचकारी बेचूंगा। बस आप मुझे पैसे दे दो और फिर आप पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ओह, तो तुम यह व्यापार करना चाहते हो? अच्छा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारा घर अपने पास गिरवी रखूंगा, क्योंकि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम कर लूंगा। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो तुम पैसे ले जा सकते हो। साहूकार की बात सुनकर रघु को आश्चर्य सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह पैसे लेने के लिए हमें भरता है। ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है और अब आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो। रघु उन पैसों से रंग गुलाल बनाने का सारा सामान खरीदता है और साथ में पिचकारी भी खरीदता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर ढेर सारा रंग गुलाल बनकर तैयार करते हैं। रंग गुलाल में कोई केमिकल नहीं था, क्योंकि वह देसी नुस्खे से बनाया गया था। उसे रंग को देखकर सोनाली कहती है, पिताजी, ये तो बहुत अच्छा रंग गुलाल है और इसमें दूर से ही ठंडक महसूस हो रही है। पिताजी, अब इस बार मैं अच्छे से होली खेलूंगी। हाँ बेटी, इस बार तुम खूब होली खेलने और होली में यही रंग गुलाल चलाना, क्योंकि इसमें कोई केमिकल या विदेशी दवा नहीं मिली हुई है, इसीलिए यह बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है। काशीपुर गांव का एक और व्यापारी अपने रंग गुलाल बेच रहा था। वहीं पर रघु ने भी अपना ठेला। रंग गुलाल ले लो, बहुत ठंडक पहुंचाने वाले रंग गुलाल है। मेरे पास इनमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है, यह बिल्कुल देसी नुस्खे से बनाए गए हैं। रंग गुलाल और पिचकारी ले लो। आओ भाइयों, आओ आओ बहनों, आओ। रघु कुछ देर ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर अपने रंग गुलाल बेचता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता, क्योंकि उसके रंग गुलाल देसी नुस्खे से बने हुए थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा चमक नहीं थी। रघु उदास होकर खड़ा था। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है और वह रघु से कहता है, अरे भाई साहब, तुम्हारे रंग में चमक नहीं है, लेकिन इनमें से ठंडक बाहर आ रही है। तुम यह रंग और गुलाल कहां से लाए हो भाई? भाई के रंग और गुलाल मैंने अपने घर में बने हैं और इनमें कोई केमिकल भी नहीं मिला हुआ है। आप चाहे जैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हो और एक अभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रघु की बात सुनकर वह व्यापारी खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे बिल्कुल शुद्ध रंग और गुलाल मिल रहे थे।
तब वह चिल्लाकर कहता है, अरे भाइयों और बहनों, वहां से यहाँ रंग या गुलाल लो आकर, क्योंकि ये बिल्कुल देसी और शुद्ध हैं। इनमें कोई केमिकल भी नहीं मिला हुआ है और ये ठंडक दे रहे हैं। आओ सब लोग यहाँ रंग गुलाल लो आकर। उसके चिल्लाने पर रघु के ठेले पर भीड़ लग जाती है। सब लोग रंग और गुलाल मांगने लगते हैं। अरे भाई, मुझे 2 किलो रंग दे दो, जल्दी से रंग दे दो। अरे भाई साहब, मुझे 1 किलो गुलाल दे दो। कुछ ही देर में रघु के सारे रंग और गुलाल बिक जाते हैं। रघु बहुत खुश होता है, लेकिन पड़ोसी दुकानदार बिरजू बहुत चिढ़ जाता है और वह सोचने लगता है कि ऐसे उसकी दुकान बंद हो जाएगी। बिरजू उसके सारे रंग गुलाल और पिचकारी बीके देखकर बहुत गुस्सा करता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई देखो, उसे रघु के तो सारे रंग गुलाल थोड़ी देर में ही बिक गए और हमारे ग्राहक भी उसी के पास दौड़े चले गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी बिक्री नहीं होने वाली है और अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिरजू भाई, यह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस रघु के सारे रंग बिलाल थोड़ी देर में ही बिक गए, लेकिन अब आप ऐसा क्या करोगे जो आपकी बिक्री होने लगेगी? चोरी? भाई हम चोरी करेंगे, क्योंकि रघु आज जो रंग बनाकर रखेगा हम रात में उसे चुरा लेंगे और सुबह यही बेचेंगे, ताकि किसी को हम लोगों पर शक भी नहीं होगा। और भाई कल ही होली है, तो इसीलिए कल वह रंग और गुलाल तुरंत बिक जाएंगे। हाँ बिरजू भाई, तुम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि कल ही तो अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, हम शाम को ही चलेंगे रघु के घर चोरी करने के लिए। शाम को रघु के घर में चोरी करने का दोनों फैसला करते। रघु बहुत सारे रंग गुलाल बनाकर रखता है। शाम होने पर दोनों रघु के घर के बाहर खड़े होते हैं और आपस में बातें करते हैं। बिरजू भाई, यही सही मौका है चोरी करने का। आप अभी अंदर जाओ और वहां से सारे रंग गुलाल चोरी कर लो, फिर कल उन्हें हम लोग बेचेंगे। हाँ भाई, मैं जा रहा हूँ, और अगर कोई बाहर तुम्हें दिखाई दे तो तुम कह देना, जाग जाओ रे, जाग जाओ रे, तो मैं तुरंत वहां से भाग लूंगा। बिरजू अंदर जाता है तो देखता है कि सामने बहुत सारे रंग गुलाल रखे हुए हैं और वही चारपाई डाले रघु भी सो रहा है। शोले रे रघु, कल तू रोएगा, आज तुझे में मजा आ रहा है। वैसे ही कल मुझे तुझे रोता देखकर मजा आएगा। अभी मैं तेरे सारे रंग और गुलाल चोरी करके ले जाऊंगा। बिरजू ने उसके सारे रंग और गुलाब चोरी करके अपने घर में रख लिए थे और अब बहुत खुश था। अगले दिन सुबह होते ही रघु और उसकी पत्नी वहां देखते हैं तो वहां से रंग और गुलाल गायब थे। वहां का ऐसा नजारा देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और रघु कुंती से कहता है, अरे कुंती, ये क्या हो गया? अरे कल शाम को हम लोगों ने बहुत सारे रंग और गुलाल बनाकर रखे थे, लेकिन आज यहाँ से गायब है कुंती। मैंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, और गुलाल कहाँ गए? कोई चोरी कर ले गया है क्या? अरे हाँ, कल शाम को लेटने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे रंग गुलाल बनाकर रखे थे, और जी यहाँ का ऐसा नज़ारा देखकर मुझे लग रहा है कि वह रंग और गुलाल कोई चोरी कर ले गया है। आपके गांव में जाकर देखना होगा कि आखिर कौन रंग और गुलाल चोरी करके ले गया है। हाँ कुंती, मैं अभी जा रहा हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए, जैसे हमें पता लग जाए कि हमारा रंग और गुलाल कौन ले गया है। इधर बिरजू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि रघु द्वारा बनाए गए रंग बहुत ही ठंडक दे रहे थे, इसीलिए ग्राहक झुके चले आ रहे थे और बिरजू बहुत खुश हो रहा था। अरे रघु भाई, तुम इधर टहल रहे हो और आज तुमने अपना रंग गुलाल का ठेला नहीं लगाया, आखिर क्यों? और वह बिरजू आज तुम्हारी तरह रंग और गुलाल लिए अपनी दुकान पर बेच रहा है और उनमें तुम्हारे जैसे रंगों की तरह ठंडक आ रही है। पता नहीं इस बार उसने कहां से रंग खरीदे हैं और या फिर इसने बनाए हैं। उसकी बात सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके रंग बिरजू ने चोरी किए हैं, तो वह तुरंत उस आदमी से कहता है, अरे भाई, अगर ऐसी बात है कि उसके रंगों और गुलालों में मेरी तरह ठंडक आ रही है, तो वो रंग और गुलाल मेरे, क्योंकि कल रात में मेरे रंग गुलाल सारे चोरी हो गए हैं और मुझे अब यकीन हो रहा है कि बिरजू ने ही मेरे रंग गुलाल चोरी किए हैं। भाई आप तुरंत सरपंच जी के पास जाओ और उनको यह बात बताओ कि बिरजू ने तुम्हारे रंग और गुलाल चोरी किए हैं
तो वह तुम्हें तुम्हारे रंग और गुलाल वापस दिलवा देंगे। हाँ भाई, मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ और निर्णय की बात करता हूँ। रघु सरपंच जी के घर के लिए जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे बिरजू का लड़का अपने घर के बाहर रंग रखे हुए दिखाई देता है। वह रंग रघु के ही थे। तभी रघु उससे पूछता है, बेटा तुम के रंग कहाँ से लाए हो? और यह तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाचा जी के रंग मेरे पिताजी कहीं से लाए थे और थोड़े रंग घर में रख दिए थे और सब दुकान में बेच रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम कि आखिर वह रंग लाए कहाँ से थे। उस बच्चों के मुंह से सच्चाई भरी बातें सुनकर रघु को पूरा यकीन हो जाता है कि पक्का उसके रंग बिरजू ने ही चुराए हैं। फिर रघु सरपंच जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा रघु, तुम जाओ और बिरजू को यहाँ बुलाकर लाओ। फिर मैं फैसला करूंगा कि बिरजू तुम्हें तुम्हारे रंग गुलाल देगा या तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देगा। कुछ देर में बिरजू वहाँ आता है और फिर सरपंच जी से खुद व खुद कहने लगता है, सरपंच जी, मैं इस रघु के रंग और गुलाल नहीं चुराए हैं, और मुझे क्या मालूम किसके रंग गुलाल कहाँ गए और इसके रंग गुलाल कैसे थे। देखो बिरजू, मैं तो तुमसे नहीं कहा था कि तुमने रघु के रंग गुलाल चोरी किए हैं, लेकिन अब सच तो बाहर आ ही गया है कि रघु के रंग गुलाल तुमने ही चोरी किए हैं। देखो, मुझे पता चला है कि तुमने सारे रंग गुलाल बेच दिए हैं, तो अब तुम रघु को सारे पैसे दे दो ताकि वह अपना त्योहार अच्छे से मना सके। ठीक है सरपंच जी, आप मुझे माफ कर दो। मैं अभी उनके सारे पैसे इन्हें वापस कर देता हूँ। फिर बिरजू रघु को उसके सारे पैसे दे देता है। फिर रघु उन पैसों से अच्छी खासी मिठाई खरीदता है और खुशी खुशी अपना त्योहार मिलजुल कर मनाता है।